जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आकिब जावेद, एनेबलर्स रिप्रेजेंटेटिव सरगोदा। एनेबलर्स चैम्पियन सरगोदा की तीसरी एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आप सब के लिए एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी होंगे। अपनी जर्नी आपके साथ वो शेयर करेंगे कि उन्होंने इस जर्नी में कदम कैसे रखा, स्ट्रगल्स क्या उन्हें फ़ेस करनी पड़ी, चैलेंजेस क्या फ़ेस उनको करने पड़े और किस तरीके से उन तमाम चैलेंजेस से निकल कर वो आज इस फील्ड में सक्सेसफुल हैं। तो इंट्रोड्यूस मैं करवाता हूँ ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ, जो कि मास्टर बैच 3 के हमारे स्टूडेंट भी थे और उसके बाद इन्होंने वोर को ज्वाइन किया। एंड देन करंटली अभी अगर हम देखें तो वोर के ये सीनियर मेंबर हैं हमारे, जहाँ पर ये स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, गाइडेंस देते हैं। और चंद दिन पहले हमारे पास सीट पूरी हो चुकी थी तो इन्होंने क्विट किया, लेकिन स्टूडेंट ने वो इतनी ज़्यादा डिमांड की कि इनको वापस लाया जाए। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इनको वापस लाने के अलावा। तो ये वापस आए, मतलब बताने का पर्पस ये है कितना ज़्यादा स्टूडेंट के साथ ये अटैच हैं और फ्री ऑफ कास्ट ये लोगों को सपोर्ट देते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट देते हैं। तो स्टूडेंट के साथ बड़े अटैच थे, होलसेल को लेकर, ऑनलाइन आर्बिट्रेज को लेकर। तो बड़ा इन्होंने अच्छी तरीके से उनको गाइडेंस दी, सपोर्ट दी, जिसकी वजह से वो हमें अगेन एंड अगेन, ये किसी दिन नहीं आते तो हमसे पूछते हैं कि आज ज़हीर क्यों नहीं आए। तो इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इनकी जर्नी और किस तरीके से ये फ्री ऑफ कास्ट लोगों को सपोर्ट करते हैं, इससे क्या इनको बेनिफिट होता है वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आज आपको इनवाइट हमने किया है कि आप लोगों के सामने अपनी जर्नी रख सकें और बता सकें कि इस पूरी फील्ड में आपने अपने आप को कैसे ग्रो की है। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने इस जर्नी में आपका स्टार्ट आपने कैसे लिया, कैसे आपने डिसीजन बनाया कि मुझे ई-कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहिए? जी, थैंक यू सो मच सर। आज आपने ये जो वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है, ये काफ़ी एक इंस्पायरिंग वीडियो सीरीज़ होगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो अपने बारे में बता दूं कि मैंने सबसे पहले ये स्टार्ट कैसे किया था। स्टार्ट करने से पहले क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री था, तो डिफरेंट रीजंस की वजह से मुझे वापस आना ज़रूरी था, घर के कुछ काम थे। ठीक है। तो मेरे भाई भी फ़ॉरेन में होते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे आइडिया दिया था कि आप वहाँ जाएं, बाकी पेंडिंग काम भी करें और आप ई कॉमर्स को ज्वाइन करें। ठीक है। ठीक है। तो लास्ट ईयर जब मैं वापस आया तो ई कॉमर्स का आइडिया तो मुझे था पहले कि आप अमेज़ॉन, ईबे और ऑनलाइन कैसे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने इस पर जस्ट बाइंग की हद तक था, सेलिंग मैंने कभी नहीं की थी। ठीक है। तो वापस आके भी फिर मैंने एक और फॉरेन की कंपनी थी, उसके साथ रिमोटली वर्किंग मैंने ज्वाइन कर ली थी, जिसमें मैं 9 to 5 घर ही बैठा रहता था और उस पर ही रिपोर्टिंग होती थी सारी। ठीक है। साथ ही मैंने जब मेरा प्लान था कि मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, तो फिर मैंने EVS से स्टार्ट लिया सबसे पहले। ठीक है। EVS एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है उन सब के लिए जो इस बिजनेस से रिलेटेड हैं और नहीं, दोनों के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने EVS स्टार्ट की, मैंने अपनी जॉब के साथ EVS देख रहा था। ठीक है। ठीक है। लेकिन क्योंकि वो जॉब सीटिंग वाली थी, 9 to 5 अपने 24 घंटे घर ही रहना था और रिपोर्टिंग, मीटिंग सारा कुछ चलता रहता था। लेकिन मुझे आइडिया हो गया था कि मैं इतना लिमिटेड टाइम, इतना जो टाइम है इस जॉब का, इससे मैं यूटिलाइज करके कहीं ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ। तो फिर क्योंकि मैं EVS भी देख रहा था, तो मुझे आइडिया था कि मैंने इस फील्ड में कैसे अपने आप को इन करना है, इन करने के बाद कैसे मैंने अपने आप को ग्रो करना है। ठीक है। तो जब मैंने फिर EVS अपनी कंप्लीट की, तो साथ ही मैं ऑनलाइन देख रहा था कि सरगोदा में ये स्टार्ट कब हो रहा है नेक्स्ट कोर्स। तो उससे पहले फिर मैंने अपनी जॉब क्विट की और मैं फुल टाइम ई कॉमर्स में आ गया। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर वो डिसीजन थोड़ा सा मुश्किल नहीं था आपके लिए कि आप जॉब क्विट कर रहे हैं, तो अब ई कॉमर्स में ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा, या कोई था कि जी 2 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? वो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था अपने लिए या घर वालों की तरफ से कि आप अपनी जॉब को छोड़कर, जहाँ से आपकी अर्निंग हो रही है, आपकी एक प्रॉपर इनकम है वहाँ से जनरेट हो रही है, उसको छोड़कर आप एक ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जिसका अभी तक मतलब कोई आपको मे बी 3 महीने 6 महीने साल तक आपको कोई चीज़ ही ना आए? बेसिकली मेरी एजुकेशन भी बिजनेस से है। मैंने MBA किया हुआ इंग्लैंड से, तो मुझे अपनी स्किल्स और अपनी विजन पर कॉन्फिडेंस है कि मैं जिस चीज़ को स्टार्ट करूंगा तो इंशाल्लाह उसमें ग्रो भी करूंगा। ठीक है। तो यही चीज़ जो मेरी पर्सनल स्किल है कि मुझे अपने आप पे बिलीव होता है, तो वो चीज़ मुझे हेल्प करती है इस चीज़ में ग्रो करने के लिए। तो मेरे रेलिवेंट फील्ड थी ई कॉमर्स। मैंने जो स्टडीज़ की हैं, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है जॉब्स का, और जो मैंने वहाँ पे अपनी स्किल्स इंप्रूव करके जो सक्सेस वहाँ से ली थी, तो वो सक्सेस आपको एक विजन देती है कि आप अगर इस फील्ड में कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब मुझे वो रिस्क नहीं था, कि मुझे कोई डर नहीं था कि मैं इस चीज़ में फेल हो जाऊंगा, क्योंकि लोग हर किसी फील्ड में ऐसा होता है कि आप इसमें कामयाब हो भी जाते हैं, नहीं भी होते। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस और आपका बिलीव अपने आप पर है तो आप इसमें सक्सेस
हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना वो बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, अच्छा आपने फ्री वीडियो सीरीज़ देखी, वीडियो सीरीज़ देखने के बाद आपने कभी ट्रेनिंग में एनरोल करने से पहले कैंपस को भी विज़िट किया? एक दफ़ा मैं वहाँ पर चेक कर सकूँ कि वाक़ई यार ये चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, मुझे सरगोदा की बजाय किसी बड़े सिटी में मूव करके वहाँ से ई कॉमर्स की ट्रेनिंग वहाँ से ही जॉइन करनी चाहिए? जी बिल्कुल। जब कोर्स स्टार्ट होने से पहले मैंने एनेबलर्स ऑफिस विज़िट किए थे कपल ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे अरसलान साहब होते थे, तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया था हमें। ठीक है। और उन्होंने बताया था कि आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, एंड कैसे होगा, और आप इसके विद इन ड्यूरिंग आपकी ट्रेनिंग और कोर्स भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप इससे भी अर्न कर सकते हैं, आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया था कि जो हमारा पास एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट सिटीज़ में, उनमें लोगों ने कैसे ग्रो किया है। तो एक विजन था जो ऑलरेडी हमारे माइंड में था कि हमने इस चीज़ में आना है और उसके बाद ग्रो कैसे करना है। तो जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिजिकली आके हमसे ली थी हमने, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही है हमारे लिए। ठीक है, ज़बरदस्त। जब इसमें 3 महीने की ट्रेनिंग आपने ली, तो 3 महीने इनफ होते हैं इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए या पूरी इस जर्नी को सीखने के लिए? क्या 3 महीने में बंदा ये समझ सकता है कि 3 महीने में मैं इस फील्ड में प्रो हो जाऊँगा और उसके बाद फिर मुझे कुछ भी सीखने की या किसी भी जगह पर जाकर काम करने की, मतलब बैठकर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स आएँगे, ऑटोमेटिकली मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ 3 महीने के बाद? तो वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताएँ कि 3 महीने इनफ हैं या इसमें ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए इसमें सक्सेसफुल होने के लिए? देखें, ई कॉमर्स एक प्रॉपर बिजनेस है और कोई भी बिजनेस आप 3 मंथ्स में इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। 3 मंथ्स में आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया दे दिया जाता है, कंटेंट्स दे दिए जाते हैं कि अगर आपने इस फील्ड में आना है तो ये चीज़ें इसके अंदर होंगी। आपने डिफरेंट इसमें सेक्शंस हैं, कौन से सेक्शंस पे आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करेंगे। तो 3 मंथ्स में आपको जस्ट बेसिक आइडिया मिल जाता है कि आप इस चीज़ में ग्रो करें और कैसे करें। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास सपोर्ट होती है, मेंटोर की सपोर्ट होती है, ट्रेनर्स की सपोर्ट होती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दे आर ऑलवेज देयर, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन 3 मंथ्स इनफ होते हैं जस्ट बेसिक कोर्स लर्न करने के लिए। उसके बाद प्रैक्टिकली आप खुद इस चीज़ में फॉरवर्ड जाते हैं, आगे जाते हैं, ताकि देखते हैं कि आप अपने आप को कहाँ पे लैग कर रहे हैं। जहाँ पे लैग कर रहे हैं वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलती है एनेबलर्स की तरफ से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, ट्रेनर्स की तरफ से। तो 3 मंथ्स के बाद की एक्चुअल जर्नी आपकी 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट होती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो बहुत ही प्रोएक्टिव होते हैं, वो एजेंसीज फॉर्म कर लेते हैं आपस में। और क्योंकि अब देखें जो भी कोर्स स्टार्ट हुआ है तो वो सबसे पहले उनके पास क्लाइंट्स आते हैं फेसबुक से, मोस्टली फाइवर से आते हैं। तो फेसबुक में अगर क्लाइंट्स एक बैच को मिल रहे हैं और बाद में आने वाले बैच को ज्यादा मिल रहे हैं, इट्स मीन के बाद में आने वाले बैच में स्टूडेंट्स ज्यादा एक्टिव हैं। तो जितनी एक्टिव और प्रोएक्टिव अप्रोच आपके पास होगी उतना आप इस चीज को इनिशियली स्टेप अप कर सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, क्लाइंट की आपने बात की, तो आप इसमें अपना थोड़ा सा हमें बताएं कि आपकी जो फर्स्ट आप कह सकते हैं कि आपने कुछ पैसे कमाए, वो क्लाइंट पहले आपको मिला था या आप अपने पीएल या होलसेल या किसी भी आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की या कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट किया था जो ई कॉमर्स की फील्ड में फर्स्ट आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई थी, वो कैसे हुई और किस चीज़ से आपने क्लाइंट को, अगर क्लाइंट के साथ काम किया तो उसको कैसे सेटिस्फाई किया, अगर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसमें फिर किस तरीके से आपने एक डिसीजन बनाया? ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसमें हुआ ऐसे था बेसिकली कि जब हमने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया था तो उसमें जितने भी कमेंट्स आ रहे होते थे किसी भी पोस्ट से रिलेटेड, वो ऑलमोस्ट एक ही तरह के कमेंट्स आते थे। ठीक है, तो अगर आप एक ही लाइन पे लग जाएंगे ना आपको कोई क्लाइंट मिलेगा ना आपको कोई इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो सबसे पहला तो टारगेट ये होता है कि आप कोई भी कमेंट करें तो लोग आपके कमेंट को लाइक करें और उस पर आपको रिप्लाई करें। तो मेरा भी यही अप्रोच थी कि मैं जो आंसर्स आ रहे हैं मैं उनसे डिफरेंट और रियल आंसर बताऊं। ठीक है, जो आप आंसर प्रॉपर आंसर देंगे, रेलिवेंट आंसर देंगे, तब आपकी विजिबिलिटी और प्रेजेंस बढ़ेगी उस आंसर में। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं आंसर डिफरेंट देता था, जिसकी वजह से मुझे अक्सर लाइक्स ज़्यादा मिलते थे मेरे आंसर्स को। इसमें एक मैं आपको इंटरेस्टिंग सा बता देता हूँ कि जब एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्टिंग क्रिएशन एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, तो सबने वही एक इंग्लिश की सेंटेंसेस लाइंस वगैरह लिखी हुई थी। ठीक है, तो मैंने उसमें कमेंट किया था कि ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप दाल बनाते हैं तो वो आपकी लिस्टिंग क्रिएशन है, और जब दाल को तड़का लगाते हैं तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। ठीक है। तो ये कमेंट जो है ना मेरा काफ़ी अप्रिशिएट हुआ। कुछ लोगों ने मेरे इस कमेंट को शेयर भी किया अपनी प्रोफाइल पर। अच्छा, कि हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ की समझ आई है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड क्रिएशन। ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसी अप्रोच थी कि लोग आपके कमेंट्स को लाइक करें। तो इसी तरह डिफरेंट क्वेश्चंस हो रहे थे, तो मैंने एक क्वेश्चन का आंसर किया था, तो उसने
कुछ अरसे बाद मुझे कांटेक्ट किया था कि आप मेरा ये काम करें, तो वो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था। उसकी अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो जब मैंने वर्क ज्वाइन किया था तो लकीली जिस दिन मैंने वर्क ज्वाइन किया सेम डे ही मुझे वो क्लाइंट मिला था। तो इस तरह से मतलब कहने का पर्पज़ ये है कि आप जब भी कोई आंसर दें, कमेंट करें, तो आप रेलिवेंट रहें और दूसरों से हट के आंसर दें ताकि आपकी विजिबिलिटी और प्रेजेंस बढ़े। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था वो अभी मेरे लिए काम भी करता है अक्सर। अच्छा, जबरदस्त। ये तो फिर आपने वो एक करिश्मा करके दिखा दी है चीज़ों में। अच्छा, इसमें ये चीज़ें कोई भी कमेंट करता है, जैसे ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स का है, तो वहाँ पर मल्टीपल ना सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं बल्कि क्लाइंट्स भी होते हैं। जी। तो उन्हें मल्टीपल सर्विसेज चाहिए होती हैं, चाहे वो वर्चुअल असिस्टेंट हो, चाहे उन्हें कोई किसी भी चीज़ से रेलिवेंट कोई सर्विसेज चाहिए हो, तो वहाँ पर अपनी वो उसको जब ऑफ़र करते हैं कोई भी चीज़, तो डायरेक्टली कोई कहता है जी मेरे पास 10,000 है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसमें कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली, जैसे 10,000 है जो कि मैं बिज़नेस लॉन्च कर दूँ। कोई प्रॉपर उसे बताते नहीं है कि जी 10,000 में यूके में करें तो क्यों करें, रीज़न क्या है कि यूके में ही इसको स्टार्ट करना चाहिए, या इस इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से वो यूटिलाइज़ कर सकता है। तो ये चीज़ें बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि वो प्रॉपर डिटेल में रेलेवेंट चीज़ होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट ये कहें क्योंकि पूछा जी $10,000 में मैं कहाँ पर बिज़नेस करूँ, तो वो कहते जी यूके में करें। अब बस आपने उसको बता तो दिया कि यूके में करें, लेकिन प्रॉपर कोई रीज़न नहीं बताई, कोई प्रॉपर उसकी टर्म्स नहीं बताई, कोई कंडीशंस नहीं बताई कि यूके में इसको करना क्यों चाहिए। जब वो डिटेल में हम बताएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होकर फिर आपको हायरिंग की तरफ लेकर। जी, अभी भी रिसेंटली जितने भी क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन होती है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरा उनसे यही होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्लैरिटी नहीं होती उनके पास, उन्होंने बस एक हाइप देखी होती है कि हम भी इन्वेस्ट करेंगे और मिलियनेयर बन जाएंगे। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस क्लाइंट के साथ भी काम करें, आप पहले उसका बैकग्राउंड समझें कि उसका बिजनेस माइंडसेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको क्लैरिटी दें कि ये बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। आप इन्वेस्ट करेंगे, सेफ मॉडल में करेंगे तो लेस चांसेस हैं लॉस के, और अगर आपने किसी और साइड पे जाना है, पीएल में जाना है, तो आपके लिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ताकि आप उसको सस्टेन कर सकें। लॉन्च तो आपका बहुत कम बजट में हो जाता है, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए आपको ज़्यादा बजट चाहिए होता है। तो बेसिकली क्लाइंट को बताया जाता है कि आपकी इस चीज़ में लॉस क्या और प्रॉफिट क्या है और ये चीज़ कैसे काम करती है। ठीक, मतलब डायरेक्टली उसको सीधी बात बताई जाए जी कि ये बिजनेस है, बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, और सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। हम अपनी पूरी स्ट्रगल करेंगे, एक एक चीज़ आपके सामने रखेंगे, और अगर कोई चीज़ नहीं हो पाती तो वो चीज़ आपके सामने होगी, इंस्टेड ऑफ जस्ट उसको सिर्फ सबज बाग ही दिखाए। बिल्कुल। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, या चाहे वो ईवीएस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो पेड स्टूडेंट हैं, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उन्हें बताएं कि क्लाइंट तक उनकी अप्रोच कैसे हो, या किस तरीके से अपनी को विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। एक तो कमेंट वाला आपने बताया बड़ा ज़बरदस्त है कि कोई भी क्यूरी करते हैं तो उसको प्रॉपर डिटेल में और रेलिवेंट टू द पॉइंट चीज़ आप बताएं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ कि किस तरीके से क्लाइंट्स उनको हायर करें, या क्या चीज़ उनमें होनी चाहिए कि क्लाइंट उनको प्रेफर करेगा इंस्टेड ऑफ अदर्स? जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये भी एग्जांपल भी देता हूँ कि हमारी जो प्राइमरी बुक है ना, वो कुरान है। अब हमने सिर्फ कुरान को सवाब की हद तक नहीं पढ़ना, हमने उससे बहुत कुछ लर्न भी करना होता है। अब जिस तरह कुरान का एक कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है उसका, वो ये है कि वो सच और झूठ, सही और गलत में फ़र्क खोल के बयान कर देता है। तो पहली तो चीज़ आपके अंदर स्किल ये होनी चाहिए कि आपने जब भी किसी से बात करनी है तो आप उसको उसके दोनों एस्पेक्ट्स बताएं, ठीक है, और उनको रियलिटी बताएं ताकि वो चीज़ उनको अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ इससे हमें ये भी पता चलती है कि आप अकेला सब कुछ नहीं कर सकते, आपको टीम बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं फिर रेफरेंस दूंगा कुरान का कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि उनके भाई को उनकी हेल्प के लिए अल्लाह ताला ने उनको नबूवत दी थी। इट्स मीन कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की जो है स्पीकिंग पावर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ से हमें क्या लेसन मिलता है कि जिस चीज़ में आप लैक कर रहे हैं, जिस चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप उन लोगों के साथ अटैच हों जो उन पे स्किल्स जिनकी ज़्यादा है। तो इस तरह से जो आपकी डेफिशिएंसी है वो आपकी दूसरी ज्वाइन करने के बाद जो एजेंसी ज्वाइन कर ले, टीम बना ले, वो वहाँ से पूरी हो जाएगी। जब ये चीज़ें आपके पास पूरी होती हैं तब आप एक एज अ टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लोगों की नीड को अपने पूरा करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सर्विस देता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो ओवरऑल कहता है कि मुझे पूरा पीएल आप नहीं करना है। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग में मेरी जो इतनी ज़्यादा मैं अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं कोई ऐसा बंदा साथ ऐड करूँ जो प्रोडक्ट सोर्सिंग में अच्छा हो, ताकि वो एक टीम भी डेवलप होती है और ऑटोमेटिकली एक अच्छा और बेहतरीन तरीके से हम वो चीज़ अपने क्लाइंट के सामने उस चीज़ को लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें ये बताएं कि आपको कितना टाइम पीरियड लगा इसमें अपनी पहली अर्निंग करने में? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल? वो थोड़ा सा हमें बताएं कि कितना पूरा एक टाइम पीरियड था ट्रेनिंग स्टार्ट से लेकर अब तक?
जी बिल्कुल, ट्रेनिंग जब हमारी कंप्लीट हुई तो उसके फ़ौरन बाद ही कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मेरा ऑपरेशन हो रहा था, तो मैं दरमियान में 1 एंड हाफ या 2 मंथ्स गैप आ गया था। ठीक है। लेकिन उस दौरान भी मतलब मैं क्योंकि बेड रेस्ट पर था, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इसको बाद में स्टार्ट करूँगा, मैंने उस चीज़ पर काम जारी रखा था। तो यहाँ भी अक्सर ऑनलाइन जब सेशंस होते थे, बाहर से ट्रेनर्स आते थे, तो लाइव होके मैं उनको लाइव देख रहा होता था। तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है कि आप इस चीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहें, आप इस चीज़ को किसी भी हवाले से इसके मतलब इसमें आप डेफिशिएंसी ना लाएँ, ठीक है? आप इस पे कंसिस्टेंट रहेंगे तब आपको इसमें कामयाबी के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। जैसे ही फिर मैं रिकवर हुआ, तो मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले कहा कि जब मैंने वर्क जॉइन किया, तो ड्यूरिंग मीन टाइम मैं वही फेसबुक पे एक्टिव था, मैं आंसर्स करता था कमेंट्स के। तो फर्स्ट डे मेरा जो वर्क में था यहाँ पे, फर्स्ट डे ही मुझे क्लाइंट मिल गया था। तो वो मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बाद आफ्टर 4 मंथ्स जो है मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिला था। लेकिन वो मतलब वो कोई लॉन्ग टर्म क्लाइंट नहीं थे। आपके क्लाइंट डिफरेंट है, प्रोजेक्ट टाइप भी होते हैं, कुछ जस्ट लिस्टिंग के लिए होते हैं, कुछ अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी आपके क्लाइंट हैं। लेकिन उनका जो है एक्टिव रहने की वजह से ही आपकी प्रेजेंस और आपका नेटवर्क बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने चीज़ें आपने नोट की थी कि आपको जो ट्रेनिंग में बताया गया उससे हटकर भी काफ़ी चीज़ों में आपने अपने आप को प्रो किया। वो सर्विसेज आपने दी जो आपको ट्रेनिंग में नहीं सिखाई गई या कोई आपको उसमें बताई नहीं गई, तो वो उसमें उनका ख्याल कैसे आया, आपको आया कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी चीज़ों को मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, और उसमें फिर किस तरीके से आपने अपने आप को प्रो किया? जी, क्योंकि जब ई-कॉमर्स की बात करते हैं तो ई-कॉमर्स जस्ट अमेज़न नहीं है। ई-कॉमर्स मतलब एक वास्ट फील्ड है। तो इसमें फिर इससे भी है, ईबे भी है, आप फाइवर पे अपनी डिफरेंट स्किल्स से जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या डाटा एंट्री है, तो ये सारे के सारा एक ई-कॉमर्स बिज़नेस है, ठीक है? तो जितना हमने कोर्स किया था, उस कोर्स के अंदर ज़रूरी नहीं आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे पीपीसी समझ नहीं आई थी। फिर मैंने कोर्स के बाद अपना सारा टाइम जो है, मोस्टली टाइम जो है वो अपना पीपीसी पर लगाया, ताकि मैं पीपीसी को ज़्यादा सीखूँ और इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने आप को इम्प्रूव करूँ। सेम आपका जो क्लाइंट है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, फॉरेन के क्लाइंट्स हैं। फॉरेन के क्लाइंट्स जस्ट अमेज़न पर काम नहीं करते, वो इट्सी पर भी करते हैं, ईबे पर भी करते हैं। तो जो मुझे क्योंकि मैंने खुद ईबे से परचेजिंग की हुई थी, तो मुझे आइडिया था कि ईबे ज़्यादा एक अमेज़न के बाद ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग करते हैं। तो फिर उसमें लिस्टिंग कैसी होती है, यूट्यूब्स पर आपके पास सारा नॉलेज मौजूद है, ठीक है? अगर आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या सिटी में वो चीज़ ऑफर नहीं हो रही, तो क्योंकि ग्लोबल विलेज है, आपको हर चीज़ मिल जाती है ऑनलाइन। तो लेकिन इसमें ज़रूरी क्या होता है, आपकी अपनी एफर्ट, अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी जो होती है वो विजन कि मैंने ये चीज़ लाजमी करनी है। जब आप उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं तो आप उस चीज़ में ग्रो करते हैं फिर। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी हमें बताएं, जितने भी स्टूडेंट्स वो ऑब्वियसली जानना भी चाह रहे होंगे कि अभी आप करंटली किन चीज़ों पर वर्किंग कर रहे हैं? अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्चेस भी आपकी हैं या जस्ट क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं क्लाइंट्स को? जी, मैं अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च मैंने की हुई है कनाडा मार्केट में, वहाँ पे ऑनलाइन आर्बिट्राज भी चल रहा है। ठीक है। उसके अलावा क्लाइंट है मेरे पास यूके के, यूके में पीएल हो रहा है। और उसके अलावा जिस चीज़ में, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, मैं अगर जिस पीएल मैंने कोर्स किया है, मुझे होलसेल का आइडिया नहीं है, तो फिर मैंने एक एजेंसी ज्वाइन कर ली, सालहीन ई-कॉमर्स पर, एक एजेंसी है वो। ठीक है। तो वहाँ से मुझे होलसेल की बड़ी सपोर्ट मिली, काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। क्योंकि मैं अगर सिर्फ इसी एक ही पॉइंट पे रहता कि मुझे सिर्फ पीएल का ही क्लाइंट चाहिए, तो इट्स मीन कि मैंने आपको लिमिटेड कर लिया। आपने अपनी वो लिमिट्स तोड़नी है, अपने लिमिट्स क्रॉस करके आपने आगे ग्रो करना है। उसके लिए फिर जो जो मॉडल है बिजनेस में, आपको पता लग जाएगा कि मार्केट के अंदर ज़्यादा डिमांड किसकी है, लोग ज़्यादा रिस्क टेकर हैं या रिस्क टेकर नहीं है। अगर रिस्क टेकर नहीं है तो वो सेफ बिजनेस मॉडल के लिए किसी को हायर करना चाहेंगे, जो कि मतलब ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल बनता है। तो लेकिन अगर कोई जिनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, वो फिर प्रेफर करते हैं उनका अपना ब्रांड हो, वो फिर पीएल की तरफ आते हैं। तो इन दोनों स्किल्स को जब आप पॉलिश करते हैं तो आपकी बेसिकली अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़्यादा ग्रो कर जाती है। आपके उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको अगर पहले सिर्फ 10 क्लाइंट मिलने थे तो अब 100 क्लाइंट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने दोनों स्किल्स को पॉलिश कर लिया, आपने दोनों नॉलेज ले लिए। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें ये बताएं कि अनेबलर्स कैंपस सरगोदा के आप स्टूडेंट हैं और स्टार्ट भी आपने सरगोदा से ही लिया, तो अनेबलर्स कैंपस सरगोदा ने आपको कितना हेल्प आउट किया आपकी जर्नी में, आपको सक्सेसफुल बनाने में, और ओवरऑल वैसे क्या एक रोल प्ले कर रहा है सरगोदा कैंपस, सरगोदा कम्युनिटी की अगर हम बात कर लें या ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, तो उसमें आप क्या देखते हैं चीज़ों? जी, सबसे पहले तो जब आप किसी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज अ इंडिविजुअल उस सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जैसे ही हमने कोर्स स्टार्ट किया था, स्टार्ट में
तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं बहुत अच्छे देता था, तो फिर लोग पूछते थे भी आपने कहाँ से कोर्स किया, तो मैं कहता मैं सरगोदा से कोर्स किया। तो इट्स मीन कि मैंने सरगोदा को विजिबल किया, सरगोदा की प्रेजेंस बनी। तो जो सरगोदा का एनेबलर ऑफिस है, तो जैसे ही मतलब क्योंकि ये बहुत बड़ा इदारा है एनेबलर्स, क्योंकि इसने काफ़ी सारा ग्रो कर लिया, तो जैसे सरगोदा में आया तो सेमिनार हुए, फ्री मीटअप्स हुए, तो उनसे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, आपने फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, आप अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं, जैसे कोई लॉन्च अपने अच्छी की है या अपने अच्छी पीपीसी रन की है, तो आप उनको मतलब साथ में बताते हैं। जब वो लोग आपसे पूछते हैं, वो कहते हैं आप कहाँ से, हम कहते हैं हम सरगोदा से हमने। तो बेसिकली सरगोदा प्लेटफॉर्म जो हमें मिला था, इसने हमारे लिए गेटवे ओपन किया था कि आप इस चीज़ में जाके ग्रो करें। ठीक है। तो सरगोदा एनेबलर्स की तरफ से काफ़ी सारी सपोर्ट हमें मिलती रही है, फ्यूचर में भी मिल रही है। और जहाँ पे लैग कर रही हैं, जहाँ पे सपोर्ट की बात आती है, अगर कहीं पे एफिशिएंसी या आपको लगता है, जिस तरह आपने कहा था कि अभी जो फ्री मंथ स्टार्ट हो रहा था नवंबर का, तो स्पेस का इशू था, तो स्टूडेंट्स की सपोर्ट के लिए फिर आपको दोबारा बुलाना पड़ा। तो इसलिए मतलब ये सपोर्ट स्टूडेंट्स को मिल रही है, और स्टूडेंट्स को भी बेसिकली तो है, सारे स्टूडेंट्स ही आपकी प्रोडक्ट, आपकी स्टूडेंट्स हैं। आप अच्छा पॉलिश करेंगे तो आपका नाम भी अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए सरगोदा ने काफ़ी हेल्प किया, एनेबलर ऑफिस ने, जहाँ भी हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत थी, जिस चीज़ की ज़रूरत थी, किसी टॉपिक के हवाले से, किसी प्रोडक्ट की लॉन्च के हवाले से, किसी टेक्निकल इशू के हवाले से, जो हमें यहाँ से नहीं मिलती, वो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले लेते थे। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें अब आपको देखा गया है, क्योंकि वर्क में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम 100% बात करें तो 100% स्टूडेंट ही आपके साथ वो सेटिस्फाइड हैं, आपकी सपोर्ट को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर, आपके वे ऑफ टीचिंग टॉकिंग को लेकर। तो वो किस तरीके से आप करते हैं? मतलब कोई आपको पैसे नहीं दे रहा, कोई आपको पेमेंट्स नहीं मिल रही, तो कैसे आप आते हैं, बैठते हैं सारा दिन और अपना काम, मुझे नहीं लगता कि आप इतना ज़्यादा कर रहे होंगे, आप बाकी स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं ऑल द टाइम। तो वो कैसा लगता है जी? कोई पैसे नहीं मिल रहे, कोई कुछ भी नहीं मिला, लेकिन स्टिल आप सपोर्ट दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो वो क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, विजन क्या है पीछे इसका? इसका विजन सर यही है कि आपकी जितनी भी एफर्ट होती हैं वो आपकी इंटेंशंस पे बेस करती हैं। ठीक है, तो आप दूसरों को जितना हेल्प करेंगे, तो इन फ्यूचर आपको नहीं पता अल्लाह ताला आपको कहाँ से रिस्क दे सकता है। तो आप किसी के लिए अगर कोई स्टेपिंग स्टोन बनते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी जो रिवार्ड है अल्लाह की तरफ से वो ज़ाया नहीं होता। तो जितना भी लिमिटेड टाइम होता है मेरे पास यहाँ पे आके स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने का और उनको बताने का, तो वो मैं अपनी मतलब ओपन हार्ट से करता हूँ कि मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, कोई ट्रिक नहीं छुपाता कि ये चीज़ सिर्फ मुझे पता होनी चाहिए। लेकिन नॉलेज अगर मुझे कहीं से फ्री मिला है, तो मैं भी उसको आगे फ्री डिलीवर करूँ। और यही चीज़ होती है जब स्टूडेंट्स को आप उनको बताते हैं कि आपको किस तरह से ये काम करना चाहिए, आपके लिए सेफ क्या है, आपको पहले क्या करना चाहिए। डिसीजन बेसिकली स्टूडेंट्स ने ही करना होता है, आपने जस्ट उनको एक्सप्लेन करना होता है कि गुड और बैड, कि आपके लिए अच्छा किया, आपके लिए बुरा किया। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, ई कॉमर्स की फील्ड में जितने लोग भी आते हैं, तो उन्हें मल्टीपल चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं घर में। तो जैसे कोई भी है जी, एग्जांपल के तौर पर कोई रिश्तेदार कर पूछता है जी क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो उनका आंसर चलिए ठीक है वो तो करें, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? क्योंकि ई कॉमर्स फील्ड ऐसी है कि कोई आपको स्पेसिफिक किसी ऑफिस में जाकर नहीं बैठना पड़ता, या कोई आपको स्पेसिफिक उसके लिए एक अलग स्पेस नहीं बनानी पड़ती, किसी भी जगह पर बैठ कर आप अपना काम कर सकते हैं। तो कोई इससे रेलेवेंट कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी या कोई एक चीज़ आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए जो आपको घर में या रिश्तेदारों की तरफ से फेस करनी पड़ती हो, तो वो बताएं हमें। जी, इस हवाले से यही है कि क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें जिस एज में हम जा रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक जनरेशन गैप आ चुका है। तो जितनी जल्दी चीज़ें इस गैप के अंदर इम्प्रूव हुई हैं, जो हमारी या आने वाले फ्यूचर में जो भी स्टूडेंट्स होंगे, वो चीज़ें प्रीवियस नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे जो पेरेंट्स हैं या रिश्तेदार हैं, वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब अक्सर यही होता है कि जब कोई पूछते हैं घर आके ये आजकल क्या कर रहे हैं, मतलब ज़हीर क्या कर रहे हैं आजकल, तो वो कहते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, रात को बैठा रहता है कंप्यूटर पे। अच्छा, तो ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है। अच्छा, इसमें ये बताएं, कभी आपका दिल चाहा कि मैं इसको छोड़ दूं, क्विट कर दूं, इसकी जगह पर कोई और चीज़ स्टार्ट कर लूं, तो वो कभी दिल किया आपका क्विट करने के इस फील्ड को? क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, अगर आप किसी को क्विट कर देते हैं किसी भी फील्ड को, तो आप उसमें ग्रो कर ही नहीं सकते। अब अगर क्विट करना ही इसका सोल्यूशन है, तो जो लोग ग्रो कर चुके हैं उन्होंने क्विट क्यों नहीं किया? ठीक है, उन्होंने क्विट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इस चीज़ में कंसिस्टेंटली काम करते रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हम देखते हैं अमेज़न पे बेस्ट सेलर होते हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने एक टाइम स्पेंड किया था, तब जाके वो बेस्ट सेलर बनते हैं। तो इसी तरह जब आपने अगर क्विट ही करना है, तो बेसिकली ये हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। आपको अंदाजा स्टार्ट में अगर हो जाना है कि मुझे ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, तो आप डिसीजन ले लें उस टाइम। लेकिन दरमियान में अगर आप छोड़ेंगे, तो ना आप यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, आप नेक्स्ट फील्ड में भी
आपकी हैबिट ये रहेगी कि आपने उसे क्विट कर देना है किसी पॉइंट पर आके। आपको जब तक इसमें टाइम और कंसिस्टेंसी नहीं देंगे तब तक आप इसमें ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, किसी भी कंसिस्टेंटली आप काम नहीं करते या उस फील्ड को टाइम नहीं देते तो ऑब्वियसली आप नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे जी। तो उसमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ते हैं। अगर उनसे घबरा कर पीछे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, इसमें अब ये बताएं कि आपको इतना टाइम हो चुका है, कभी डीमोटिवेट हुए किसी भी अपनी लाइफ को लेकर या अपने कैरियर को लेकर, कभी डीमोटिवेट हुए हों, फिर मोटिवेट कैसे होते हैं? बस समटाइम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इनकी वजह से मैं टाइम प्रॉपर नहीं दे पाता, ठीक है, तो उसके लिए डीमोटिवेशन होती है हर बंदे को। लेकिन आपने बेसिकली आपने देखना है कि आपने अपने विजन को अकम्प्लिश करना है या नहीं करना, ठीक है। तो हर फील्ड में आपके गुड डेज और बैड डेज होते हैं, ठीक है। तो गुड डेज का मतलब यही होता है कि अगर गुड डेज आ गए हैं तो आप बैड डेज को भूल जाते हैं। एक मतलब आपको अचीवमेंट मिलती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 6 महीने से लगा रहा हूँ या 1 साल लगा रहा हूँ, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो मेरे लिए ये एक ऐसा पीरियड है कि मैं डिप्रेस भी होऊंगा, घर वाले भी मुझे कहेंगे मैंने इतना पैसा जाया कर दिया, कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ें स्टार्ट में फेस करना पड़ती हैं। लेकिन अगर आपने इस पे कंसिस्टेंटली काम किया है तो आपको इंशाल्लाह आपका रिवार्ड ज़रूर मिलता है। और डीमोटिवेशन होती है, लेकिन आप डीमोटिवेशन से लेसन मतलब ले सकते हैं कि हर फील्ड में होती है, लेकिन आप जब अपने विजन को देखते हैं कि मैंने चीज़ें पूरी करनी है, हासिल करनी है, तो फिर आपके पास वो मोटिवेशन आपको आगे लेके जाती है कि आपने कुछ नहीं करना, आपने आगे चलना है। ठीक है, ज़बरदस्त। जिसमें कोई गोल आपने बनाया हुआ है अपनी लाइफ को लेकर, कोई विजन आपने सेट किया हुआ है कि जी अब 2022 है तो 2030 तक मैं अपने आप के इस लेवल पर देखता हूँ, तो वो कोई है ताकि आप हमारे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इससे मोटिवेट हों और वो भी अपने गोल और विजन सेट कर सकें? जी बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि मेरा पीएल में स्टार्ट किया हुआ है कनाडा मार्केट में, तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने जिस पार्टनरशिप की थी बेसिकली, तो 3 प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च की थी, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 प्लस प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च कर दिए हैं। उसी को प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं किया, उसको री इन्वेस्ट किया। ठीक है। तो फ्यूचर गोल भी यही है कि हम फिर उस मार्केट के बाद दूसरी मार्केट को अप्रोच करें, कनाडा में भी अप्रोच करें। और अगर जब आप इस चीज़ में ज़्यादा ग्रो करेंगे तो मेरा विजन ये भी है कि मैं अलग से जो पार्टनर्स हैं मेरे, एक मिल के वेयर हाउस क्रिएट करें, 3PL सर्विसेज स्टार्ट करें। और 3PL सर्विसेज स्टार्ट करना भी एक अपने सेल्फ में एक बिजनेस है। ऐसे ही तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं जस्ट कनाडा मार्केट में ही नहीं लिमिटेड रखूंगा, अपने आप को ग्रो करूंगा ताकि दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों और खुद सेल्फ अपने आप को मैं ग्रो कर सकूं उस चीज़ में। ठीक है। तो कनाडा मार्केट में बहुत कम लोग जाते हैं, ज़्यादातर यूके, यूएसए, जर्मनी की मार्केट को प्रेफर किया जाता है। तो कनाडा की मार्केट का क्या आप एक स्कोप देखते हैं, क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ है? कनाडा मार्केट में जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला आपको एक बेनिफिट ये होता है कि उसकी मंथली फीस बहुत कम है। अच्छा। तो वो $29 है, वो भी कैनेडियन डॉलर्स, जिसकी वैल्यू वैसे ही कम है एज कम्पेयर टू यूएस। तो कनाडा मार्केट का स्टार्ट करने का पर्पज़ ये था कि वहाँ पे जो है मेरे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो हैं, तो हम मिल के एक जॉइंट वेंचर करें और वहाँ पे स्टार्ट, क्योंकि हर मार्केट में लोग कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा जब रश हो जाता है यूके में या यूएस में, तो कनाडा एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है कि आप इसमें कंपटीशन लो है, आप इसमें अपने आप को ग्रो करें। मार्केट वाइज कनाडा एक बड़ा मुल्क है लेकिन पॉपुलेशन कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे बिजनेस की जो वेलोसिटी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वो थोड़ी कम है। लेकिन स्टिल देयर इज अपॉर्चुनिटी कि आप इसमें प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम प्रोडक्ट हंट करते हैं पीएल के लिए कि ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें कंपटीशन कम हो और डिमांड ज्यादा हो, तो सेम कॉन्सेप्ट आपने जिस प्रोडक्ट हंटिंग के लिए नहीं करना, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए भी करना है कि आप ऐसी मार्केट में फिर स्मॉल लेवल पे स्टार्ट कर दें जिसमें लोगों का कंपटीशन कम है और अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एनेबलर्स के जो सीईओ हैं साकिब अजहर साहब, उनको कैसे आप देखते हैं, या क्या उनके विजन को देखकर, उनकी वर्किंग को देखकर जो कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और जो कोशिश वो कर रहे हैं हम तमाम लोगों के लिए, तो उनको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें अपने वर्ड्स में, या आपके लिए वो उन्होंने क्या रोल प्ले किया आपकी जर्नी में, या किस तरीके से, वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। जी, क्योंकि एनेबलर्स का जो फेस है वो साकिब अजहर साहब ही हैं। तो क्योंकि जब हमारे पास एनेबलर्स सरगोदा में नहीं था या पाकिस्तान में जब स्टार्ट हुआ है, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया के थ्रू, प्रेजेंस के थ्रू और लोगों को देख के मतलब एक फेस आता था साकिब अजहर का। तो साकिब अजहर साहब ने ही हमारे लिए इंस्पायरेशन क्रिएट किया कि आप इस फील्ड में आएँ और इस फील्ड में ग्रो करें, और इसमें कैसे ग्रो करना है उसके लिए उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दे दिए। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो मुल्क की हालात, इकोनॉमी, सब चीज़ जो है वो इतनी फेवरेबल कंडीशन में नहीं है, तो आप
के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी साकिब अजहर साहब ने हमें दी है कि आप इस फील्ड में आएँ और फ़ौरन से इन्वेस्टमेंट लाएँ पाकिस्तान में थ्रू सेलिंग या थ्रू वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड करके, क्योंकि जितनी फॉरेन रिजर्व भी हमारे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री ही ग्रो करेगी। तो इन ब्रॉडर सेंस साकिब अजहर साहब ने हमें अवेयरनेस दी है कि आप इस चीज़ में आएँ और इससे आप सेल्फ अपने घर का भी ग्रो करते हैं, अपने आप को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कम्युनिटी में, फिर सिटी में, और फिर इन ब्रॉडर सेंस आप अपने पूरी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं कि आप इकोनॉमी सपोर्ट होती है। तो इसलिए जो टाइम यहाँ पे 8-9 घंटे करके हम पाकिस्तानी रुपीस में पैसा कमाते हैं, उससे कम टाइम में हम कहीं ज़्यादा फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के लिए ला सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जिस कंडीशन में हम गुजर रहे हैं, हमारा मुल्क है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको सपोर्ट करें। ठीक है, कलेक्टिवली सपोर्ट करेंगे तो कलेक्टिवली हमारा कंट्री भी सपोर्ट करेगा। तो इसका क्रेडिट साकिब अजहर साहब को भी जाता है, और जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म में या दूसरे प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान की हेल्प की है, उन सबको जाता है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें एंड पर आप कोई पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें यंगस्टर्स को, यूथ को, कि इस फील्ड में आने के लिए, या वो लोग जो इस फील्ड को छोड़ चुके हैं वो कैसे मोटिवेट हों, या किस तरीके से उन्हें इस फील्ड में वो ग्रो कर सकते हैं? तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कोई अपने मैसेज, कोई पैगाम देना चाहें जिससे वो इसमें दोबारा उठ सकें, या आने से पहले देख सकें कि अगर ये चीज़ हम करेंगे तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। जब हम बात करते हैं अपने स्टूडेंट्स की, यंगस्टर्स की, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो एक गैप है वो ये है कि हमें पता नहीं होता हमने क्या करना है। ऐसे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो यहाँ पे आएँ और अवेयरनेस लें, देखें उनके लिए ये काम है या नहीं है, वो इस चीज़ में ग्रो कर सकते हैं या नहीं है। अब स्टूडेंट्स कोई भी हो सकते हैं, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, या प्रोफेशनल लोग भी हो सकते हैं, या हाउस वाइफ्स भी हो सकती हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ यही ग्रुप के पीपल ही इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए मैसेज ये है कि आप इसमें कंसिस्टेंसी के साथ ही ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसको दरमियान में छोड़ देंगे, फॉर एग्जांपल हमारा जैसे बैच था, उसमें से कुछ ही लोग ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ ने छोड़ दिया, कुछ ने अपने मतलब प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, सक्सेसफुल नहीं हुई तो वो पीछे हट गए हैं। लेकिन ये जस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करने की हद तक नहीं है, आप आएँ इसमें और सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप दूसरे बिजनेस मॉडल को ट्राई करें, और विजन के साथ आएँ कि मैंने ये चीज़ कंप्लीट करनी है। अपना गोल सेट करें। अगर आपने वर्क ज्वाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस वर्क में फर्स्ट वीक में मैंने क्या कंप्लीट करना है, सेकंड वीक में क्या कंप्लीट करना है। यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है, ट्रेनर्स हैं, मेंटर्स हैं। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप उनके पीछे पड़ जाएं कि भाई हम यहाँ आए हैं, हमने ये ज्वाइन किया, हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी है, तो आप हमारी सपोर्ट करें, तो वो सपोर्ट आपको मिलती है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स की अपनी एफर्ट कितनी है। अगर आप जस्ट 2-3 दिन आएंगे, तीसरे दिन नहीं आएंगे, चौथे दिन नहीं आएंगे, फिर एक दिन के लिए आ जाएंगे, तो इस तरह से आप अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, अपने पैसे भी ज़ाया करेंगे। आपने जब स्टार्ट करनी है कोई चीज़ तो आपको पता होना चाहिए मुझे इस पर कितना टाइम लगेगा और मैंने क्या कंप्लीट करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं बस देखने के लिए कि भाई यहाँ पे काम कैसे होता है। उसके लिए फ्री सेशंस हैं, फ्री मीटअप्स हैं, आप आएँ यहाँ पे वैसे देख लें। लेकिन विदाउट एनी विजन, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव आप पहले इन चीज़ों को क्लियर करें, उसके बाद आएँ, ताकि आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ इस चीज़ पर ही डिपेंड करती है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि जब भी कोई आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे आके विजिट करें, इंफॉर्मेशन लें, स्टूडेंट से मिलें जो सक्सेसफुल हैं, जो सक्सेसफुल नहीं भी हैं, दोनों की आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि फिर आपको आइडिया होगा कि मैं इस चीज़ में कैसे काम कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अगर आपके लिए ठीक नहीं है और आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर आपके लिए मतलब एक नेगेटिव ही रहेगा कि ये इदारा इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि मैंने अपनी अचीव क्या करना है और इसका स्कोप कितना है ई-कॉमर्स का, तो तब ही आप इसको ज्वाइन करें, ताकि आप इसमें ग्रो भी कर सकें, अपनी कम्युनिटी को भी ग्रो कर सकें, अपने दूसरे स्टूडेंट्स को भी ग्रो कर सकें। और इन ब्रॉडर सेंस आप जो भी एफर्ट कर रहे होते हैं वो एक आपके पाकिस्तान के लिए भी ग्रोथ का बाइस बनती है उसके लिए। जी, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया आपने। होप सो कि इंशाल्लाह आपकी जो जर्नी थी, आपने जो चीज़ें हमारे साथ शेयर की, तो सब के लिए ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आपने किस तरीके से स्टार्ट लिया, कितना टाइम आपको लगा और कितनी स्ट्रगल्स के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छे लेवल पर बैठे हैं, लोग आपको जानते हैं, स्टूडेंट्स आपके साथ अटैच हैं, और भी एक सेटिस्फेक्शन आपके माइंड में भी है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं, सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो बड़ी अच्छी जर्नी थी आपकी। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपनी चीज़ों को सबके साथ शेयर किया, और होप सो ये काफ़ी लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग भी होगी और एक डिसीजन मेकिंग भी उनके लिए बन जाएगी कि किसी भी फील्ड में आने से पहले आपकी बातों से मोटिवेट होकर वो इनको करें ना करें। इंशाल्लाह होप सो ये काफ़ी प्रोडक्टिव हमारा रहा होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
है।